नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। उद्धव ठाकरे के राजनीतिक जीवन में फुल स्टॉप आ गया, कॉमा है, या फिर उनके फिर से उठ खड़े होने की कोई गुंजाइश बची है? ये सब बातें तो भविष्य की हैं, लेकिन जो वर्तमान है उसके बारे में थोड़ा अतीत पर नज़र डालें तो समझ में आएगा कि आगे क्या हो सकता है। अंदाज़ा लगा सकते हैं हम लोग। भविष्यवक्ता न मैं हूँ न आप हैं, तो इसलिए भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन एक रास्ता, एक उम्मीद या नाउम्मीदी की बात, दोनों में से कोई एक हो सकती है अगर वर्तमान और अतीत को मिलाकर देखें तो। बाला साहब ठाकरे का जो अंतिम भाषण था 2012 में विजयदशमी पर, आप लोगों को मालूम होगा कि हर साल विजयदशमी पर शिवाजी पार्क में उनकी रैली होती थी। वहाँ से वो संबोधन करते थे शिव सैनिकों का, जो पूरे साल के लिए एक तरह से वो लाइन दी जाती थी शिव सैनिकों को। 2012 में वो 86 वर्ष के थे, 86 ईयर्स के, और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए वो शिवाजी पार्क नहीं गए। शिवाजी पार्क की बजाय उन्होंने घर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिव सैनिकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों पर अपने बेटे उद्धव ठाकरे और अपने पोते आदित्य ठाकरे को थोपूंगा नहीं। और साथ में एक और बात कही, बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसको सारे शिव सैनिकों को और जो भी राजनीति के बारे में, शिवसेना के बारे में जानना चाहते हैं उनको याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आपको कभी लगे कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को पार्टी पर थोपा जा रहा है तो शिवसेना छोड़ देना, त्याग देना। क्या एकनाथ शिंदे ने वही किया है? क्या एकनाथ शिंदे और उनके साथियों ने बाला साहब ठाकरे की उसी बात को स्वीकार कर लिया है, मान लिया है? पता नहीं। एकनाथ शिंदे बताएंगे कि उन्होंने माना है, नहीं माना है। फैसले का कारण क्या है उसके विस्तार में आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन एक बात और कही थी बाला साहब ने उसी भाषण में। उन्होंने कहा था, आप लोगों ने मेरा ख्याल रखा हमेशा, उद्धव और आदित्य का भी ख्याल रखिएगा और वफादारी को कभी मत भूलिएगा। अब उन्होंने आगे स्पष्ट नहीं किया वफादारी किससे, नेता से, संगठन से या विचारधारा से। अगर नेता से वफादारी की बात थी तो एकनाथ शिंदे और उनके साथियों ने वफादारी नहीं निभाई। अगर विचारधारा और संगठन से वफादारी की बात थी तो एकनाथ शिंदे और उनके साथियों ने वफादारी निभाई। अब ये फैसला, ये आकलन, ये इस निष्कर्ष पर पहुंचना अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। किस दृष्टि से आप देखते हैं इस पर निर्भर करता है। बाला साहब उद्धव ठाकरे को दिंगा कहकर बुलाते थे, और जितने शिवसैनिक थे, खासतौर से जो बड़े नेता, प्रभावशाली नेता बाला साहब के करीब थे, उन सब का एक स्नेहपूर्ण संबंध था उद्धव ठाकरे से। लेकिन जब उद्धव ठाकरे बाला साहब की मौत के बाद, जो उनका आखिरी भाषण था ये विजयदशमी पर हुआ था, उसके बाद उसी साल नवंबर में 17 नवंबर को उनका देहांत हो गया। जब उद्धव ठाकरे शिवसेना प्रमुख बने तो परिस्थितियां बदलने लगी। परिस्थितियां बदलने लगी इसलिए कि लोग उद्धव ठाकरे को उसी नज़र से नहीं देखते थे जिस तरह से बाला साहब को देखते थे। तो उनके करीबी जो लोग थे वो धीरे धीरे उद्धव ठाकरे से दूर होने लगे। इसको अगर अच्छी तरह से समझना हो तो नारायण राणे की जो किताब है, आत्मकथा है उनकी, उसमें उन्होंने उसका जिक्र किया है। उन्होंने लिखा 2005 में उनके शिवसेना में वापसी की बात हो रही थी। बाला साहब ने बुलवाया था उनको, मातोश्री में गए। बाला साहब ठाकरे वहाँ मौजूद थे, नारायण राणे और उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे ने जब ये सुना कि नारायण राणे को शिवसेना में वापस लेने की बात हो रही है तो उन्होंने बाला साहब से कहा कि अगर नारायण राणे की वापसी होती है शिवसेना में तो मैं और रश्मि, यानी उनकी पत्नी, मैं और रश्मि मातोश्री छोड़कर चले जाएंगे। बाला साहब ठाकरे बेटे की जिद के आगे झुक गए। उन्होंने नारायण राणे को पार्टी में वापस लाने का इरादा छोड़ दिया। नारायण राणे उस समय से कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे व्यक्ति के रूप में बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो बहुत खराब नेता हैं, उनमें नेतृत्व की क्षमता नहीं है। और उन्होंने उस समय भी कहा था, उसके बाद भी कहा और आज भी कहते हैं कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना का कोई भविष्य नहीं है। तो क्या नारायण राणे का ये आकलन सही साबित होने जा रहा है? कम से कम अभी जो टूट हुई है, जितने बड़े पैमाने पर टूट हुई है, विधायक दल में ही सही अभी,
और आप देखते रहिए आगे आने वाले समय में अभी संसदीय दल में फूट होगी, उसके बाद संगठन में होगी। ये टल नहीं सकता है। सिर्फ सवाल इतना है कि क्या उतनी ही बड़ी टूट होगी जितना विधायक दल में हुई है। तो नारायण राणे ने कहा कि दरअसल बात ये थी कि जो भाव उन्होंने कहा, जो निष्ठा का भाव बाला साहब के प्रति था मेरे मन में, एक तरह की अंधभक्ति थी, वो भाव कभी उद्धव ठाकरे के लिए नहीं आया। और उसके बाद शिवसेना की ओर पलटकर नारायण राणे नहीं गए। लेकिन शिवसेना का कार्यभार संभालने के बाद, सेना प्रमुख बनने के बाद उद्धव ठाकरे का जैसे जैसे राजनीतिक विकास हुआ, उसके साथ एक चीज़ और हुई कि उनके आसपास एक कोठरी बन गई, उनके कुछ खास लोगों की, जिनके घेरे में वो रहने लगे। उनके हालिया राजनीतिक पतन में इस कोठरी की सबसे बड़ी भूमिका है। उसने शिवसैनिकों से, शिवसेना के बाकी नेताओं से, विधायकों से उद्धव ठाकरे को काट दिया और उन्होंने इस स्थिति को सहर्ष स्वीकार किया। तो इसमें उनके सबसे करीब थे उनके निजी सचिव मिलिंद नार्वेकर की उद्धव ठाकरे के इकोसिस्टम में स्थिति ऐसी है कि कोई भी उनकी बात को काटने की हिम्मत नहीं रखता, उद्धव ठाकरे और रश्मि ठाकरे के अलावा। आदित्य ठाकरे के बारे में मुझे पता नहीं है। और उनकी हैसियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि जब सूरत पहुँचे एकनाथ शिंदे और उनके साथी, तो उनसे बातचीत के लिए जिनको उद्धव ठाकरे ने भेजा, 2 लोगों को, उनमें एक थे मिलिंद नार्वेकर। बात बनी नहीं और वो लौट आए। बताते हैं कि मिलिंद नार्वेकर को उद्धव ठाकरे से शिवसेना के विधायक गजानन कीर्तिकर ने मिलवाया था और उसके बाद उद्धव ठाकरे के वो बहुत करीब हो गए। मिलिंद नार्वेकर के अलावा इस कोठरी में संजय राउत, जग जाहिर है, सबको पता है। सोशल मीडिया पर एक मजाक भी चल रहा है कि महाभारत के संजय ज़्यादा बोलते थे इसलिए कि उनके नेता नेत्रहीन थे, लेकिन महाराष्ट्र के संजय इसलिए ज़्यादा बोलते हैं कि उनको अपने नेता को नेत्रहीन करना था राजनीतिक रूप से। तो अब इस पर आपकी क्या राय है, आप सोचिए। लेकिन इतना तो तय है कि उद्धव ठाकरे को इस दशा में पहुंचाने में संजय राउत की बड़ी भूमिका है। उन्होंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की कि उद्धव ठाकरे अपमानित भी हों और पराजित भी हों। इसके अलावा अनिल परब है इस कोठरी में, जो मंत्री थे, अभी हैं, मतलब जब तक कि ये नई सरकार नहीं आती तब तक मंत्री हैं। और संजय राउत, अनिल परब, दोनों ईडी के घेरे में। इससे अंदाज़ा लगाइए कि करप्शन का लेवल क्या था, किस तरह के लोग थे। और एक इस चौकड़ी में जो है, इस कोठरी में एक सदस्य थे नीलम गोढ़े। ये कोठरी बनती है, इसमें फिर शामिल होते हैं उद्धव ठाकरे के परिवार के लोग, उनकी पत्नी, उनके बेटे और उनकी ससुराल के लोग। ये मिलकर एक ऐसी एक कोठरी बनी जो एक तरह से उनके इर्द गिर्द एक अभेद्य किले की तरह हो गई। शिवसैनिकों के लिए उसमें प्रवेश बिल्कुल वर्जित था, वहाँ तक उनकी पहुँच नहीं थी। एकनाथ शिंदे और उनके साथियों की सबसे बड़ी शिकायतों में से एक शिकायत ये भी है कि मिलना जुलना, उन तक बात पहुँचाना। वो जो तुलना करते हैं बाला साहब ठाकरे से, कि बाला साहब ठाकरे से नेता तो छोड़िए, सामान्य कार्यकर्ता भी मिल सकता था और कोई भी विधायक, कोई भी नेता मंत्री की शिकायत, मुख्यमंत्री की शिकायत जाकर बाला साहब से कर सकता था। उद्धव ठाकरे के राज में ये सब बंद हो गया। ये जो संवाद था कार्यकर्ता नेता के साथ, अपने सर्वोच्च नेता से, उद्धव ठाकरे ने उसको बंद कर दिया। उसी का विस्फोट हुआ है। अब बाला साहब की मौत के बाद उद्धव ठाकरे को अपना रास्ता तय करना था, क्योंकि जो लोग भी शिवसेना को जानते हैं उनको ये पता है कि बाला साहब ठाकरे का शिव सैनिक कैसा है, उसकी विचारधारा क्या है, संगठन के प्रति उसकी आस्था निष्ठा क्या है, वो किस इलाके से आता है, शहरी इलाके से आता है, ग्रामीण इलाके से आता है, वो अमीर है, वो गरीब है, किस तरह का है, उसका कमिटमेंट विचारधारा के प्रति कितना है। ये सब किसी से छिपा हुआ नहीं है, बड़े स्पष्ट रूप में नज़र आता है। लेकिन उद्धव ठाकरे का शिव सैनिक कैसा दिखता है, ये 2012 से 2022 आ गए 10 साल में, ये किसी की समझ में नहीं आया। वो अगर उद्धव ठाकरे पर विश्वास करे तो क्यों और करता है तो क्यों, इसका कोई जवाब नहीं है।
तो एक करता है का एक जवाब तो ये है कि उद्धव ठाकरे बाला साहब के बेटे हैं, वो इसी मोड में अभी तक जी रहे हैं। आप उनका आखिरी भाषण फेसबुक लाइव जो है, इस्तीफ़ा देने की घोषणा जो उन्होंने की, उससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि बाला साहब ने फलां के लिए ये किया, उसके लिए ये किया, उनको एमएलसी बनाया, उनको विधायक बनाया, उनको नगर सेवक बनाया। ये सब वो बताते, उन्होंने क्या किया ये उद्धव ठाकरे बताने की स्थिति में नहीं है। उनके साथ क्यों वफादारी शिव सैनिक निभाएं ये बताने की स्थिति में वो नहीं है। तो बाला साहब के बाद उद्धव ठाकरे को अपनी राजनीतिक दिशा तय करनी थी। भारतीय जनता पार्टी से शिवसेना का अलायंस पुराना था। बाला साहब जब जीवित थे 2012 में ही उन्होंने शिवसेना में एक लेख लिखा और अपनी राय जाहिर की थी कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है, एनडीए सत्ता में आता है, तो प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए। तो उनकी नज़र में सबसे योग्य सुषमा स्वराज थी। उन्होंने कहा सुषमा स्वराज जो है वो सबसे योग्य हैं भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री बनने के लिए। लेकिन उनके देहांत के बाद भी उद्धव ठाकरे नरेंद्र मोदी के समर्थन में कभी खुलकर नहीं आए। वो ये तो कहते रहे कि नरेंद्र मोदी से दोस्ती है मेरी, उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में अच्छा काम किया है, लेकिन इससे आगे नहीं। तो जाहिर है कि नरेंद्र मोदी के इकोसिस्टम में ये बात तो नोट की गई होगी कि शिवसेना का रुख उनको लेकर क्या है। शिवसेना एक प्रमुख हिलाई बीजेपी का है, इसके बावजूद उसका रुख जो है वो नरेंद्र मोदी के विरोध में है, या कम से कम कहें समर्थन में तो नहीं है। 2012 के बाद 2014 आता है। 2013 में नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन गए, उद्धव ठाकरे के न चाहने के बावजूद, शिवसेना के न चाहने के बावजूद। अब 2014 का लोकसभा का चुनाव आया। दोनों पार्टियों ने समझौता करके मिलकर चुनाव लड़ा। हमेशा जब से दोनों पार्टियां साथ हैं, ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि लोकसभा में कुछ सीटें ज़्यादा बीजेपी लड़ेगी और विधानसभा में कुछ सीटें ज़्यादा शिवसेना लड़ेगी। लेकिन 2009 से परिस्थिति बदलने लगी थी। विधानसभा में बीजेपी शिवसेना से आगे निकलने लगी थी। 2009 के चुनाव में भले ही एक सीट आगे आई थी, लेकिन वोट परसेंटेज और जो है वो कम सीटें लड़ने के बावजूद बीजेपी एक सीट ज़्यादा जीती शिवसेना से। इस परिवर्तन को बाला साहब ने भी इग्नोर किया और उद्धव ठाकरे ने भी। 2014 में लोकसभा चुनाव मिलकर लड़े, केंद्र में सरकार बनी, और सरकार बनने के बाद से ही उद्धव ठाकरे ने ब्लैकमेल शुरू कर दिया, एक तरह से सौदेबाजी शुरू कर दी। इस बात से बीजेपी के लोग परेशान हो गए कि सरकार में रहते हुए, और बाद में तो 5 साल जो है केंद्र में भी रहे, राज्य में भी रहे, और लगातार विरोधी रुख अपनाते रहे। मोदी और भाजपा के विरोधियों ने मोदी और भाजपा के खिलाफ इतनी बातें नहीं कही जितनी शिवसेना और उद्धव ठाकरे ने कही, सत्ता में साथ रहते हुए भी। जब 14 में लोकसभा चुनाव के बाद 14 में विधानसभा का चुनाव आया, अक्टूबर-नवंबर में, तब शिवसेना की मांग से बीजेपी परेशान हो चुकी थी। एक कमेंट है अमित शाह का, उस समय पार्टी के अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा हमने चूहे को शेर बना दिया, अब वो शेर हमको डरा रहा है। तो इन चूहों को इनकी हैसियत बताना ज़रूरी है। नॉमिनेशन की आखिरी तारीख से 2 दिन पहले अलायंस टूट गया। बीजेपी अकेले लड़ी, 260 सीटें लड़ी और 122 सीटें जीती। महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बन गई विधानसभा में। ये पहली बार हुआ जनसंघ और बीजेपी के पूरे इतिहास में, पहली बार हुआ कि महाराष्ट्र में बीजेपी नंबर 1 की पार्टी हो गई, शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी सबको पछाड़कर। वहाँ से पीछे मुड़कर बीजेपी ने देखा नहीं। लेकिन बीजेपी ने फिर गलती की। हालांकि उसको सरकार बनाने के लिए आखिर में शिवसेना को साथ लेना पड़ा, लेकिन शिवसेना की मांगों को उसने नहीं माना, डिप्टी सीएम नहीं बनाया, जो विभाग चाहते थे वो नहीं दिया। इस सब के बावजूद लगातार 5 साल सत्ता में रही शिवसेना साथ में, और गाली भी देती रही। बीजेपी ने गलती की 2019 में, जब उसने फिर से अलायंस करने का फैसला किया, गठबंधन में चुनाव लड़ने का फैसला किया। 2019 यानी 2019 में बीजेपी सिर्फ 164 विधानसभा सीट्स पर चुनाव लड़ी गठबंधन के लिए, और 105 जीती। 65% से ज़्यादा का उसका स्ट्राइक रेट था। अकेले लड़ती 165-70 सीटें आती हैं।
उसकी कीमत 2.5 साल चुकाई बीजेपी ने। उद्धव ठाकरे और शिवसेना की महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई कि उनको लगा कि अब बीजेपी पर कुछ भी दबाव डाल सकते हैं। तो एक झूठा प्रचार किया गया कि हमको पहले चुनाव से पहले वादा किया गया था मुख्यमंत्री बनाने का। इसी बात को मुद्दा बनाकर उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया, मैंडेट मिलने के बावजूद, जनादेश मिलने के बावजूद। और किसके साथ गए? एनसीपी और कांग्रेस के साथ। जब ये फैसला किया उद्धव ठाकरे ने, तो देखिए राजनीति में गठबंधन, बेमेल गठबंधन, ये सब बहुत असामान्य बातें नहीं हैं। जब भी फ्रैक्चर्ड मैंडेट होगा, और इस केस में तो कम से कम फ्रैक्चर्ड उस सेंस में नहीं था क्योंकि गठबंधन चुनाव से पहले का था और उसको स्पष्ट जनादेश मिला था, लेकिन फिर भी किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं था। लेकिन ऐसे बेमेल गठबंधन का हिस्सा बनने के बाद अगर आप अपनी विचारधारा को भी छोड़ दें तो आप वो हो जाते हैं जो आज उद्धव ठाकरे हो गए। ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि उद्धव ठाकरे ने 2019 में बीजेपी से नाता जब तोड़ा तो उसका कारण क्या था? मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा, या बदला लेने की महत्वाकांक्षा, या फिर शिवसेना को बदलने की महत्वाकांक्षा? हो सकता है वो चाहते हो कि शिवसेना हिंदुत्व को छोड़कर सेकुलर बन जाए, तो सेकुलर खेमे के साथ रहेंगे तो ये छवि बदलने में आसानी होगी। तो पूरे 2.5 साल वो एनसीपी और कांग्रेस को साधते रहे, उनसे समायोजन करते रहे, लेकिन अपनी पार्टी, अपने संगठन, अपने नेताओं, अपने विधायकों के लिए उन्होंने संवाद के दरवाजे बंद कर दिए। और वो इस हद तक बदल गए कि बाकी मुद्दे तो आपने सुने ही हैं। जिस तरह से पालघर में साधुओं की हत्या हुई, उस पर उनका जो रवैया रहा, हनुमान चालीसा की बात हो या फिर मस्जिदों में लाउड स्पीकर की बात हो, शिवसेना का कैलेंडर भगवा की बजाय हरे रंग में छपने लगा। उद्धव ठाकरे अपने को साहेब की बजाय, उद्धव जी की बजाय जनाब उद्धव कहलाना पसंद करने लगे। ये बात शिवसैनिकों के गले के नीचे नहीं उतरी। उनको मालूम था कि उनको अगर चुनाव जीतना है अगला 2024 का विधानसभा और लोकसभा, तो वो बीजेपी के साथ ही जीत सकते हैं। वो बार बार उद्धव ठाकरे को जाकर कहते रहे कि हमारे लिए अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों, अपने मतदाताओं को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। हमारे पास कोई जवाब नहीं है कि हमने क्यों साथ छोड़ दिया बीजेपी का, हमने क्यों हिंदुत्व का रास्ता छोड़ दिया। लेकिन उद्धव ठाकरे को लगा कि वो बाला साहब ठाकरे हैं, वो जो फैसला करेंगे शिवसैनिक उसी के अनुसार चल देंगे, कोई सवाल नहीं पूछेगा, सब जो कहेंगे वो उसी को अंतिम फैसला मानकर स्वीकार कर लेंगे। वो भूल गए कि वो उद्धव ठाकरे हैं, बाला साहब ठाकरे नहीं हैं। और जो घटनाक्रम पिछले 1 हफ्ते 10 दिन में चला है, उसने एक बात और साबित की कि उद्धव ठाकरे लड़ने का मादा उनमें नहीं है। जो नारायण राणे ने बात कही थी उसको उद्धव ठाकरे ने साबित कर दिया कि उनमें नेतृत्व की क्षमता नहीं है। नेतृत्व की क्षमता जिसमें होती है वो हार जीत की परवाह किए बिना लड़ता है आखिरी दम तक, भले हार जाए, भले पता हो कि इसका नतीजा हार में निकलेगा। आप याद कीजिए 1996 में 13 दिन की सरकार अटल जी की गिर गई, लेकिन उनका संसद का भाषण याद कीजिए, उस भाषण का पूरे देश पर प्रभाव पड़ा। 1999 में जब उनकी 1 वोट से सरकार गिरी, तब का भाषण याद कीजिए। उद्धव ठाकरे के सामने मौका था कि जिस दिन ये तय हो गया कि 39 में से कोई विधायक नहीं आ रहा है, उस दिन विधानसभा का सत्र बुलाते और उसमें विश्वास मत हासिल करने की कोशिश करते और हार जाने पर इस्तीफा दे देते। पूरा देश उनको सुनता। उस दिन जो भाषण होता या फिर आज भी जो भाषण होता, अगर वो विश्वास मत लेने जाते, उस भाषण को पूरे देश में सुना जाता। उसका लाइव टेलीकास्ट होता हर न्यूज़ चैनल से, वो चाहे क्षेत्रीय हो चाहे राष्ट्रीय हो। ये इतना बड़ा मौका उन्होंने खो दिया, ये उनको समझ में नहीं आया। उनका जो व्यवहार है वो एक राजनेता का नहीं लगता है। जिस तरह से अलग अलग सिचुएशंस में रिएक्ट करते हैं। इस्तीफा उन्होंने अनिल परब से राज्यपाल को भिजवाया, राज्यपाल ने लेने से मना कर दिया। ये परंपरा है, ये परिपाटी है, ये प्रोटोकॉल है कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जब इस्तीफ़ा देते हैं
तो वो राज्यपाल या राष्ट्रपति से व्यक्तिगत रूप से मिलने जाते हैं और मिलकर इस्तीफ़ा देते हैं। जब राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने इस्तीफ़ा लेने से मना कर दिया, तब उद्धव ठाकरे गए उनको इस्तीफ़ा सौंपने के लिए। तो आखिरी समय में न उन्होंने राजनीति जैसे खेलनी चाहिए थी, जैसे करनी चाहिए थे कि न उस तरह से लड़ते हुए गए, वो उन्होंने सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। 7 दिन तक वो कभी नरम कभी गरम होते रहे, कभी गाली देते रहे, जो विधायक छोड़कर चले गए थे, कभी उनको पुचकारते रहे, कभी कहते रहे आप हमारे दिल में बसते हैं, कभी कहते रहे ये गद्दार हैं, विश्वासघात किया इन्होंने। क्या कहना चाहते हैं उनको शायद समझ में नहीं आ रहा था। तो एक थे उद्धव और एक थी शिवसेना। मेरा मानना है कि बहुत जल्दी उद्धव ठाकरे और उनकी शिवसेना का सूर्यास्त होने वाला है, क्योंकि एकनाथ शिंदे यहाँ तक रुकेंगे नहीं। क्या एकनाथ शिंदे शिवसेना पर कब्जा कर सकते हैं? ये अगले 1-2 दिन में अगले वीडियो में बताऊंगा कि इसकी क्या संभावना है या नहीं है। लेकिन इतना तय है कि अब वो शिवसेना, चाहे एकनाथ शिंदे का कब्जा हो या ना हो, उद्धव ठाकरे भले ही शिवसेना प्रमुख बने रहे, लेकिन अब वो शिवसेना नहीं रह गई। जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना थी वो उद्धव के समय नहीं रह गई। अब उद्धव जो नए रूप में आज के बाद जो जिस रूप में होंगे, उसमें वो भी शिवसेना नहीं रह जाएगी जो उद्धव ठाकरे की थी। तो शिवसेना का जो हश्र हुआ है, उससे बाकी क्षेत्रीय दलों को, रीजनल पार्टी को सबक लेना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने इससे कोई राजनीतिक सबक सीखा है, इसके संकेत अभी तक नहीं मिले हैं। आगे मिलेंगे तो आपको बताऊंगा। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।